सबसे पहले क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए संविधान के निर्माता, इस देश में लोकतंत्र की नींव रखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए सत्य शोधक महात्मा फुले, आरक्षण के जनक राजर्षि शाहू महाराज जी को नमन करते हुए इस कार्यक्रम में हमारे जितने माता बहने, बड़े बुजुर्ग युवागण, साथ ही साथ मंच पर सम्मानित अतिथिगण, विशेष करके लहुजी क्रांति मोर्चा के साथी वानखेड़े सर और जो भिन्न भिन्न संगठन के साथी लोगों ने राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को जो समर्थन दिया है, इसके लिए आभार, आपका हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ मेरी आवाज को सुन रहे इस बाजार के तमाम छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारीगण, आप सभी को जय सेवा, जोहार, जय मूल्यवासी, जय भीम। साथियों, आज का यह राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का चरणबद्ध आंदोलन का ये दूसरा चरण है। पहला चरण हम लोगों ने 13 अगस्त 2024 को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन देने का काम किया था। आज का यह 21 अगस्त 2024 को तहसील स्तर पर साथियों हम लोग धरना प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। और सरकार अगर आदिवासी समाज के विरोध में लगातार फैसला लेती है, जन जंगल जमीन राजपाट से हमें बेदखल करना चाहती है, और अगर ये वापस नहीं लेती है ऐसे कानून को, तो हम लोग फिर अंतिम में 2 सितंबर 2024 को जिला स्तर पर विशाल रैली का काम करेंगे। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो विषय रखा गया है, उस विषय के अलावा मैं चाहता हूं कि आदिवासी समाज के ऊपर जो पूरे देश में अत्याचार हो रहा है, उसके संबंध में मैं आपसे कुछ बातें करूं। क्योंकि पूर्व के वक्ताओं ने ढेर सारी बातें आपके बीच रखा है और आप लोगों ने सुना भी है। मैं आपका ध्यान भारत के झारखंड की ओर ले जाना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की ओर ले जाना चाहता हूँ, बंगाल की ओर ले जाना चाहता हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश की ओर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ आदिवासी समाज 5-10% नहीं, कुल 25 से 30% तक की आबादी में रहता है। और ये 25 से 30% आबादी होने के बाद भी पूरे आदिवासी समाज पर कीड़े मकोड़े की तरह बर्बरतापूर्वक हमारे हत्याएं हो रही है। जंगल जमीन राजपाट से हमें बेदखल करने के लिए दिन रात साजिश की जा रही है। आज आदिवासी समाज इस देश का राजा है, लेकिन ये राजा होने के बाद भी इसको भिखारी का रूप ये शासक वर्ग के लोगों ने देने का काम किया है। साथियों, आज बड़े बड़े इस देश के पूंजीपतियों को भी आप देखेंगे, टाटा, अदानी, अडानी, मित्तल जैसे लोगों को देखेंगे, तो वो आदिवासी, इस देश के मूलवासी के खून पसीने से उनके शरीर पे चर्बी चढ़ी है। साथियों, इस देश में जो श्रमिक वर्ग है, वो इस देश का आदिवासी समाज है, वो इस देश का शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो इस देश के पिछड़े जाति के लोग हैं, लेकिन पसीना हम लोग बहाते हैं और मुनाफा कमाने का काम ये अदानी, अडानी, टाटा मित्तल के लोग करते हैं। साथियों, सरकार हमें इस देश के जंगल जमीन राजकोट से बेदखल करना क्यों चाहती है? साथियों, और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नाम की संगठन पूरे देश में आदिवासी समाज के लिए क्या कर रही है? साथियों, ये मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नाम की संगठन जो आज पूरे देश में काम कर रही है, अपने समाज के सोए हुए लोगों को जगाने का काम कर रही है, उनको दोस्त और दुश्मन से पहचान कराने का काम कर रही है। क्योंकि यदि आदिवासी समाज सोया रहेगा तो वो हमें गुलाम बनाएंगे, इसलिए अभी हमें शासक बनना है। अगर हमें राजा बनना है तो हमें जगना पड़ेगा, और यदि हम जगेंगे तो जगने के बाद जो शक्ति का निर्माण होगा, उसी शक्ति से इस देश में हम परिवर्तन लाने का काम करेंगे। ये सरकार, ये जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं, इनसे आप कभी भी कुछ उम्मीद मत करिए। ये लगातार आदिवासी, मूलवासी, इस देश के SC, SC, BC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोगों को लगातार जंगल जमीन से बेदखल करने का काम कर रही है।
आप जब झारखंड में जाएंगे तो वहां पर पूंजीपतियों को जमीन देने के लिए ये सरकार ने एकड़ की एकड़, हजारों एकड़ की जमीन आदिवासियों को लाठी गोलियों से खून करके, मार करके जमीन को खाली कराने का काम किया है। जब आप छत्तीसगढ़ जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे लगभग 2000 एकड़ से भी ज्यादा की जमीनें, जहां पर बड़े पैमाने पर जंगल है, हसदेव की जंगल। ये जंगल हम लोग इसलिए चर्चा में ला रहे हैं क्योंकि लाखों वृक्षों को काट करके ये सरकार ने अडानी को वो जमीन देने का काम किया। उस जंगल में कौन रहते थे? उस जंगल में इंसान के रूप में जो आदिवासी लोग उस जंगल में रहते थे, उनको लाठी और गोली के दम पर छत्तीसगढ़ का जंगल खाली करवाया गया और वो जमीन अडानी अडानी को सौंपा गया। क्योंकि उस अडानी अडानी के जमीन लेने के बाद लोग क्या करेंगे? खनिज संपदा जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में जो दबा हुआ है, सोना हो, चांदी हो, अबरक हो या उच्चतम क्वालिटी का जो कोयला हो, ये सारा संसाधन, सारे खनिज संपदा जमीन के अंदर दबा हुआ है। साथियों, महंगी महंगी पेड़ जंगल में होते हैं, ये पूंजीपति उन पर कब्जा करना चाहते हैं। और जब हम आदिवासी लोग इस देश के खनिज संपदा को बचाना चाहते हैं, जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं, तो ये हमें नक्सली के नाम पर हमारे सीने में गोलियां दागते हैं और गोली दागने के बाद उसके शरीर पर नक्सली की जर्सी पहनाई जाती है और मीडिया वाले पेपर में लिखते हैं, मीडिया वाले टीवी में दिखाते हैं कि इतने नक्सली मारे गए। वो मीडिया वाले कभी ये नहीं बताते कि हमने इतने ईमानदार आदिवासी लोगों को मारा है क्योंकि मैं उनका जमीन छीन रहा था, क्योंकि मैं जंगल छीन रहा था, क्योंकि मैं खनिज संपदा छीन रहा था। वो लोग ऐसा नहीं बोलते, वो ये कहते हैं हमने इतने नक्सली को मार दिए। क्या जमीन बचाना नक्सली है? क्या इस देश का खनिज संपदा बचाना नक्सली है? क्या इस देश के जंगल को बचाना नक्सली है? बिल्कुल भी नहीं है। वो न्याय पसंद लोग हैं, वो जंगलों में रहने वाले लोग हैं। सरकार और सरकार के संरक्षण प्राप्त इन गुंडों को सरकार मनोबल बनाती है, हमें मारती है, जमीन छीनती है, खनिज संपदा छीनती है। ये केवल झारखंड का मामला नहीं है, ये केवल छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है, ये उड़ीसा मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को खत्म करने का मामला है। अगर समस्या हमारे राष्ट्रीय स्तर की है तो समाधान भी हमें राष्ट्रीय स्तर पर ही करना होगा। इसलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नाम की जो संगठन है वो पूरे देश में काम कर रही है, अपने पूरे देश के आदिवासी समाज को जगाने का काम कर रही है। अगर आदिवासी समाज जगेंगे, जुड़ेंगे तो ताकत का निर्माण होगा और इस ताकत से हम इन बदमाशों को निपटने का काम करेंगे। इसलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद आपसे आह्वान करती है, आपसे विनती करती है कि आदिवासी तब तक कमजोर है जब तक वो बिखरा पड़ा है। आदिवासी शेर है, उसे जगाने की तो शेर है। जिस दिन आदिवासी जाग जाएंगे वो जंगल जमीन राजपाट पर अपनी सुरक्षा कायम कर लेंगे, अपनी हिस्सेदारी थोप देंगे। इसलिए ये शासक जाति के लोग आदिवासियों को वनवासी बनाने का षड्यंत्र रच रही है, ये बात गोली चलाने का काम कर रही है। ये बात हमारे लोगों को समझना चाहिए और जितना जल्दी हो सके अपने इस संगठन को, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नाम के संगठन को मजबूत करना चाहिए। उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत सारे संगठन है और बहुत सारे संगठन होने के बाद भी अगर आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार फिर कौन है? वो बदमाश लोग हैं जो दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। वो हमारी वोट लेने के लिए हमारे लोगों को हमारे समाज में भेज देते हैं। हमारे समाज के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है अरे ये तो मेरा आदमी है और हम उनको देख करके इन बदमाशों को वोट कर देते हैं। क्या हुआ? आजादी के 75 साल बीत गए और 75 साल बीतने के बाद आज हमारे पास कुछ भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमने दुश्मनों के इशारे पर बनाई हुई संगठनों को समय दिया, संसाधन दिया, खून पसीना बहाया, हमें कुछ भी नहीं मिला। अगर आदिवासी समाज का संगठन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद यदि मजबूत होगा तो हम अपने मुद्दों पर पूरे देश के अंदर काम कर पाएंगे, अपने आदिवासी समाज के लिए
मजबूती ला पाएंगे, शिक्षा, नौकरी, मान सम्मान, सुरक्षा की गारंटी दे पाएंगे। इसलिए हमें राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद झारखंड में मजबूत है। तो झारखंड में मजबूत होने के बाद क्या हुआ? राजघाट पर आदिवासी समाज जागे और कब्जा कर रहे हैं। मैं मानता हूँ पूर्ण तरीके से कब्जा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में 5 साल 10 साल के अंदर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद काफी मजबूत हो जाएगी और हम लोग इस देश के जन जंगल राजपाट जमीन पर कब्जा करेंगे, क्योंकि संख्या हमारी ज्यादा है और जो लोग शासन सत्ता में बैठे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। उनकी संख्या मात्र 3% लोग हैं और वो 3% लोग आपस में हमें लड़ा करके, बात करके इस देश के सारे संसाधन पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए आदिवासी समाज को जागना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं जागेंगे तो वो हमें वापस वनवासी बनाएंगे, जंगलों में तो भेज देंगे, लेकिन जंगलों का ना पेड़ पौधा हमारा होगा, न जमीन हमारा होगा, न जमीन के नीचे दबी हुई खनिज संपदा हमारी होगी। ये सारे के सारे चीजों पर इन्हीं टाटा मित्तल अंबानी अडानी का कब्जा होगा। हम अपने ही जमीन पर गुलाम की तरह जिएंगे अगर हम आज लड़ाई नहीं लड़े। आज अगर हम इस लड़ाई को नहीं जीते तो आने वाली नस्लों का क्या होगा, आने वाले बच्चों का क्या होगा। इसलिए किसी भी कीमत पर हमें इस आंदोलन को सफल करना है। इस आंदोलन को सफल करने के लिए अगर हमारे जेब से पैसे लगते हैं तो पैसे लगाओ, बाद में पैसे लगाने से भी कुछ नहीं होगा, बाद में खून बहाने से भी कुछ नहीं होगा। आज समाज जगा हुआ है, पूरे देश के राज्यों में समाज जगा हुआ है, समाज जगा हुआ है, तभी हम परिवर्तन की बात कर पाएंगे। और ये अच्छा मौका है साथियों, लोहा गर्म है, हमें हथौड़ा मारना है, समाज को आजादी दिलाना है। और आजाद समाज घुटनों के बल नहीं चलता, अपने पैरों के बल चलता है। ये समाज को आजाद बनाना है साथियों। हमारा समाज गुलाम है, तभी तो 5,000 के लिए, 4,000 नौकरी के लिए शहरों में हमारे बच्चे भटकते हैं। हमारी माता बहनें सफाई की काम करती है, दूसरों के घरों में बर्तन धोने का काम करती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा समाज गुलाम है और गुलाम समाज का न मान सम्मान स्वाभिमान होता है, न हक अधिकार मिलता है। इसलिए इस गुलाम समाज को हमें आजाद बनाना होगा। धरती आबा बिरसा मुंडा केवल 3 धनुष से क्रांति की जुनून फूंक दिए और पूरे झारखंड के नहीं पूरे देश में आदिवासियों को जागने का आह्वान किया। मसाल जुलूस लेकर के हमें क्रांति करने के लिए हमें प्रेरित किए। तो आज आदिवासी समाज सोया हुआ क्यों है, ये हमें सोचना चाहिए, हमारे लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि आदिवासी समाज को तभी सारे हक अधिकार मिलेंगे जब वो लड़ना सीख जाएगा, जब फिर भगवान बिरसा मुंडा तीर धनुष के ही बल पर जब अपनी क्रांति की जुनून फूंक दिए थे, तो आज इतना पढ़ा लिखा आदिवासी समाज घुटने के बल क्यों टेका हुआ है, घुटने के बल क्यों चल रहा है, ये आदिवासी समाज को सोचना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में आर्टिकल 342 तमाम आदिवासियों के लिए लिखा, अनुसूची 5 हमारे लिए लिखा, अनुसूची 6 हमारे लिए लिखा। अगर ये सारे कानून हमारे लिए बहाल हो जाते तो आज आदिवासी समाज गुलाम नहीं होता, आजाद होता। लेकिन ये गुलाम बनाने वाले लोग कौन है? वो कौन लोग हैं जो हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते, उच्च स्तरीय शिक्षा नहीं देना चाहते, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहते और हमारे बच्चों को नौकरी मिलने के बाद जो प्रमोशन की व्यवस्था थी ये बदमाशों ने खत्म कर दिया। रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो हमारा था इन बदमाशों ने खत्म किया। हमारे समाज के लोगों को जो पेंशन मिलता था, कर्मचारी वर्ग को जो पेंशन मिलता था, आज वो पेंशन को खत्म कर दिया। ये बदमाश लोग हैं और झारखंड में आदिवासी भाषा में बदमाश को डीकू कहा जाता है। ये डीकू लोग कौन है? ये डीकू लोग कोई और नहीं, इस देश का शासक जाति ब्राह्मण है और ब्राह्मण के विरोध में न केवल आदिवासी, न इस देश के शेड्यूल कास्ट के 1703 जातियों को, आदिवासी के 801 जातियों को और पिछड़ी जाति के लगभग 3,500 जातियों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये केवल आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, ये इस देश के
की लड़ाई है और इस आजादी की लड़ाई हम कभी सफल कर पाएंगे जब हम आपस में कंधा से कंधा मिला करके हाथ में हाथ जोड़ करके एक ताकत बनाएंगे और इस ताकत से इस देश के शासक जाति ब्राह्मणों को हम घुटने टेकने के लिए मजबूर करेंगे। तब जाकर हमें इस देश के राजपथ, इस देश के जंगल जमीन पर हमारा हक अधिकार मिल पाएगा, हिस्सेदारी मिल पाएगी। इसलिए साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। जब झारखंड के अंदर भगवान बिरसा मुंडा आंदोलन चला रहे थे तो हमारे ही कुछ लोगों को इन दुश्मनों ने छोड़ने का काम किया था। आज भी जब आप महाराष्ट्र के अंदर आदिवासी समाज को जगाने का काम करेंगे, उनसे किसी आंदोलन करवाना चाहेंगे तो आप हमारा ही आदिवासी परिवार में से किसी एक आदमी को ये दुश्मन लोग छोड़ लेता है और आंदोलन को खत्म करवाने का काम करता है। जैसे झारखंड के अंदर वनवासी आश्रम चलाया जा रहा है आरएसएस के द्वारा, जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो लोग वनवासी कल्याण आश्रम चला रहे हैं। उसमें क्या करते हैं वो लोग? हमारे आदिवासी समाज को खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? खाने के लिए अच्छी भोजन, रहने के लिए घर और एक 2-4 पहिए वाली गाड़ी उनको दे देते हैं और उनको कहते हैं चलो अपने आदिवासी समाज में उनको बताओ कि हम लोग हिंदू हैं। और ऐसा वो अपने समाज में जाके प्रचार करता है और वही लोग बाद में क्या करते हैं? इन दुश्मनों के झांसे में आ जाते हैं और दुश्मनों के झांसे में आने के बाद क्या होता है? वो अनुसूचित 5 को खत्म करते हैं, अनुसूचित 6 को खत्म करते हैं, जिससे आदिवासी समाज को संपूर्ण आजादी है। अगर इस देश में अनुसूचित 5, अनुसूचित 6, आर्टिकल 342 यदि लागू हो जाएगा तो एक एक आदिवासी कम से कम 10 करोड़ का मालिक होगा, क्योंकि एक आदिवासी के पास जंगलों में अगर 4 एकड़ ही जमीन होगा तो उस 4 एकड़ के जमीन के नीचे जो खनिज संपदा दबी है वो किसका होगा? वो तो आदिवासी का होगा ना। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित 5 बनाया, अनुसूचित 6 बनाया, आर्टिकल 342 लिखे, हमें विशेषाधिकार देने का काम किया, हमें वन अधिकार देने का काम किया, हमें अनेकों प्रकार के हक अधिकार दिए। हमारा कल्चर अलग है, हमारा संस्कृति अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारा रहन सहन अलग है। ये तमाम चीजें सुरक्षित हो, इसके लिए भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कानून दिए ताकि ये सारा कुछ सुरक्षित रह सके। लेकिन आज सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि ये वनवासी आश्रम वाले जो आदिवासी समाज के ही लोग होते हैं वो समाज में जाके भ्रांतियां फैलाते हैं, समाज में कंफ्यूजन पैदा करते हैं और हमारे लोग फंस जाते हैं उनके झांसे में आकर के और अपना ही समाज का नुकसान ये शासक जाति के लोग कर देते हैं। तो ये बात हमें समझना है और आरएसएस के द्वारा जो षड्यंत्र रची जा रही है वनवासी बनाने को लेकर के, इस बात को भी समझना है। झारखंड के अंदर जब अयोध्या में राम मंदिर ये लोग बना रहे थे तो झारखंड के आदिवासी लोगों ने दबा दबा करके आरएसएस के लोगों को भगाने का काम किया, क्योंकि वो पैसे मांगने गए थे कि मैं राम मंदिर बना रहा हूँ, आप लोग सहयोग करो। तो आदिवासी वहां के जागे हुए हैं, उन्होंने कहा हम लोग पैसा क्यों दें, राम तुम्हारा है तुम समझो, हम तो आदिवासी हैं, हम जंगलों में रह रहे हैं और प्राकृतिक धर्म ही हमारा धर्म है, हमें तुम्हारा राम लक्ष्मण सीता गीता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा झारखंड के आदिवासी लोगों ने कहा। तो फिर जब वो लोग उनको चंदा नहीं दिए तो अंत में आरएसएस के लोगों ने झारखंड के हर आदिवासी परिवार के घर में गए और बोले अगर आप मुझे पैसा नहीं दे सकते, अगर आप मुझे अनाज नहीं दे सकते तो आप मुझे अपने घर का एक मुट्ठी मिट्टी दे दो, इस मिट्टी से हम राम मंदिर बनाएंगे। आदिवासी समाज के लोगों ने उनको मिट्टी भी देना पसंद नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि आदिवासी अब सोया नहीं है, जग रहा है। कल तक हम सोए थे तो मुझे बेवकूफ बनाए, हम 75 साल तक बेवकूफ बने, अब हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। इसलिए ना अब मैं तुम्हें
तुम्हें पैसा दूंगा, ना मैं तुम्हें अनाज दूंगा, ना मैं तुम्हें मिट्टी दूंगा। राम तेरी है तू समझ। मैं प्राकृतिक धर्म को मानने वाला हूँ। जंगल बचाना हमारा काम है, क्योंकि जंगल से ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन से पूरी दुनिया स्वच्छ रहेगी, स्वस्थ रहेगी। अगर इस देश का खनिज संपदा बचेगा तो भारत मजबूत होगा। और अगर आज ये निजी कंपनियां टाटा, मित्तल, अडानी अगर ये सारे खनिज पर कब्जा कर लेंगे तो वो भारत की संपत्ति नहीं मानी जाएगी, इन कंपनियों की खनिज मानी जाएगी। और आज ये मैं आपके बीच जो बात रख रहा हूँ, ये जो माइक बना हुआ है ये भी लोहा का बना हुआ है। और ये लोहा कहाँ से आता है? जंगलों से आता है। जंगल किसके पास है? आदिवासियों के पास है। तो क्या आदिवासी को भगाए बगैर ये लोहा उनको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो आदिवासी को नक्सली के नाम पर गोली मार रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिजली से चल रही है। और ये बिजली का निर्माण कैसे होता है? पानी से होता है, डैम से होता है। डैम कहाँ है? जंगलों में है। और जंगल किसका है? आदिवासी का। अगर बिजली चाहिए तो आदिवासी को भगाना पड़ेगा ना, उनके अनुसार भगाना पड़ेगा उनको, क्योंकि जो बिजली सरकार की है अब वो बिजली अवानी अडानी की हो जाएगी। फिर अभी 10 रुपये यूनिट अगर आपको बिजली मिल रहा है, और जब ये अवानी अडानी का बिजली हो जाएगा तो आपको 100 रुपये यूनिट भी देना पड़ेगा। बात को समझिए। और जब तक ये संसाधन आदिवासी के हाथों में है तब तक सुरक्षित है। जब तक छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल आदिवासियों के हाथ में था तब तक भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। 4 लाख से ज्यादा पेड़ काटे गए छत्तीसगढ़ में। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जंगल किसको देना था? अडानी को देना था। अगर वो जंगल आदिवासियों के हाथ में होता तो क्या ऑक्सीजन की कमी होती? नहीं होती। तो आदिवासी समाज अपने लिए नहीं कर रहा है, पूरे देश और पूरे दुनिया के लिए कर रहा है। ये तो चंद कतार बेईमान लोग, अबानी अडानी टाटा मित्तल के जो लोग हैं, वो लोग इस देश को संपदा को लूटना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इसलिए ये सरकार उन्हें सस्ती भाव में सारी संसाधन को बेचना चाहता है, देना चाहता है, और आदिवासी समाज इसके लिए मारा जा रहा है। तो अगर आपको सस्ती बिजली चाहिए, यदि आपको सस्ती सोना चाहिए, सस्ती चांदी चाहिए, सस्ती अबरत चाहिए, सस्ती यूरेनियम चाहिए, ये सारा संसाधन जंगलों में है। और जंगल में आदिवासी अकेला सुरक्षा कर रहा है। मैं तमाम पिछड़ी जाति के लोगों से, शेड्यूल कास्ट के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आदिवासी आपका भाई है, उनको सहयोग करो, उनके कंधों को मजबूत करो। वो सस्ती बिजली भी देगा, वो सस्ती सोना चांदी कोयला भी देगा, क्योंकि आदिवासी खुद के लिए नहीं लड़ रहा है, प्रकृति के लिए लड़ रहा है। और प्रकृति की सुरक्षा करने के लिए ये आदिवासी समाज अकेला सीने में गोली खा रहा है। तो मैं आप लोग से आह्वान करता हूँ, विनती करता हूँ कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को मजबूत करिए, ताकि इस देश के आने वाली पीढ़ियों को हम ऑक्सीजन दे सके, पानी दे सके, खनिज संपदा दे सके, लोहा दे सके, अबरत दे सके, सोना चांदी यूरेनियम दे सके। इसके लिए हमें क्या करना होगा? आंदोलन को मजबूत करना होगा। और ये आंदोलन हमारे नेतृत्व आदरणीय वामन मेश्राम साहब और जो हमारे सह नेतृत्व है एच.एन. रेखवाल सर, जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने प्राध्यापक की नौकरी छोड़ी है और नौकरी छोड़ करके इस देश के जंगल जमीन राजपाट को बचाने के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की आंदोलन जो चल रही है, इस आंदोलन को बचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और आप लोगों से भी आह्वान करते हैं, विनती करते हैं कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की आंदोलन को और मजबूती से गांव-गांव तक, हर घर तक, अपने हर आदिवासी समाज के महिला पुरुष तक ले जाइए, उनको जोड़िए, जगाइए और शक्ति का निर्माण करिए। और इस शक्ति से हम जंगल जमीन, सर्व आदिवासी समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज को बचाने का काम करेंगे। ये काम केवल आदिवासी भाइयों का नहीं है। मैं शेड्यूल कास्ट के भाई लोगों को फिर से याद दिलाना
चाहता हूँ, अगर हम लोग आपस में भाई हैं, भाई भाई है, तो आंदोलन भी हमें मिल करके भाई भाई की तरह सफल करना होगा, तब जा करके इस देश की सारी संसाधन को हम बचा पाएंगे। साथियों, इस पर्चे में ये जो पर्चा हमारे हाथ में है, ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का पर्चा है, और इस राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के पर्चे में 4-5 मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मुद्दे आप लोग भी पढ़ें, और ये पर्चे अभी आदरणीय हमारे सचिन स्वयं सर, जिनके नेतृत्व में जो हमारे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, उनके माध्यम से ये हैंडबिल, ये पत्रक आपको मिलेंगे। अगर पत्रक कम पड़ जाते हैं तो आप जेब से पैसे लगाओ, जेरोक्स करवाओ, हर घर में बांटो। इसमें पूरे आदिवासी समाज के बारे में लिखा हुआ है। साथियों, सरकार को शेर चाहिए, सरकार को चीता चाहिए, बाघ चाहिए, लेकिन सरकार को आदिवासी नहीं चाहिए। सरकार को डैम चाहिए, तालाब चाहिए, बड़े बड़े प्लांट चाहिए, लेकिन सरकार को आदिवासी नहीं चाहिए, क्योंकि आदिवासी उनके समस्याओं का सामना कर रहा है, वो बेचना चाहता है। आदिवासी बीच में खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें हक अधिकार दिए हैं, उसको बचाने के लिए लड़ रहा है, खड़ा है। साथियों, नेशनल कॉरिडोर बनाने के लिए, भारतमाला प्रोजेक्ट पूरे देश में लागू करने के लिए सरकार को बेदखल कर रहा है। डैम बनाना हो, तालाब बनाना हो, तो ये सरकार आदिवासी को बेदखल कर रहा है। शेर बचाने के नाम पर, जंगल बचाने के नाम पर सरकार आदिवासी को बेदखल कर रहा है। बड़े बड़े बांध बना रहा है, वो बांध से हमें आदिवासी समाज के लोगों को बेदखल कर रहा है। याद करिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक पुतला बनाई गई, वो पुतला गुजरात में बनाया गया था, जिसको कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में बनाई गई है। और वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जिस जगह पर बनाई गई है, वो आदिवासियों की जमीन है। क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता है ना? 300 बस्ती उस जमीन में रहती थी। 300 बस्तियां, आने की उस 300 बस्तियों में आदिवासी लोग अपने बाल बच्चे परिवार के साथ रहते थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी तो बन गई, लेकिन वो 300 आदिवासियों की जो बस्ती थी, उस बस्ती को वहां से खाली करवाया गया, उनको वहां से भगा दिया गया। किसके दम पर? लाठी और गोली के दम पर। तो उनको विकास करना है, लेकिन आदिवासी का विकास नहीं करना है। आदिवासी का घर बर्बाद करना है और उनको विकास करना है। असल में वो देश को भी विकास नहीं करना चाहते, वो चंद लोगों को विकास करना चाहते हैं। और वो चंद लोग कौन है? अंबानी है, अडानी है, टाटा है, मित्तल है। ये लोग को ही क्यों करना चाहता है? क्योंकि इनसे उनको मोटे मोटे चंदे मिलते हैं, वो चंदा मिलता है, और उसी चंदे से वो चुनाव लड़ते हैं। हमारे लोगों को नाश्ता का पैकेट देते हैं, पूरी देते हैं, मिठाई देते हैं। झारखंड में आप जाएंगे, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में जाएंगे, तो चुनाव के वक्त हमारे परिवार के लोगों को लुंगी देता है, साड़ी देता है, 5 केजी अनाज देता है। आदिवासी समाज भिखारी नहीं है, वो राजा है। बस अनुसूचित 5 और 6 लागू कर दो। हम एक लुंगी नहीं, हजारों हजार की लुंगी लोगों में बांटेंगे, हजारों हजार की साड़ियां लोगों के अंदर बांटेंगे, लोगों के बीच में बांटेंगे, क्योंकि आदिवासी इस देश का राजा है और ये लोग हमें भिखारी बनाना चाहता है। तो ये आदिवासी समाज को अब तय करना होगा कि हमें क्या करना है। इन भिक्षुओं से अगर हमें आजादी चाहिए, इन ब्राह्मणों से यदि हमें आजादी चाहिए, तो इनके द्वारा चलाई गई वो योजना है वनवासी आश्रम, जो वनवासी आश्रम आदिवासी समाज के लोगों को जो वनवासी बनाने का जो ये योजना चला रहा है, जो षड्यंत्र चला रहा है, इसको हमें लात मारना होगा, उसका हमें बहिष्कार करना होगा। हमें मुफ्त में तेरी दाल रोटी नहीं चाहिए, हमें मुफ्त में तेरी मकान और घर नहीं चाहिए। हमें इस देश का संविधान का अनुसूची 5 चाहिए, अनुसूची 6 चाहिए और आर्टिकल 342 चाहिए, क्योंकि इन्हीं अधिकारों के दम पर आदिवासी समाज राजा बनेगा। और जब तक ये अधिकार नहीं मिलते, हम राजा नहीं बन सकते। इसलिए
आज की हालात परिस्थिति आपका जो भी हो, आपके जेब में पैसा हो या ना हो, कोई बात नहीं। आने वाले नस्ल के, आने वाले पीढ़ी के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, उनके जेब में पैसा हो, उनके शरीर पर कपड़ा हो, उनके हाथ में नौकरियां हो, इसके लिए हमें ये आंदोलन को चलाना चाहिए और मजबूती से चलाना चाहिए। क्योंकि आज तो हम लोग अपनी समय काट ले रहे हैं, चाहे जैसे भी काटते हो, समय तो काट ले रहे हैं, लेकिन आने वाली नस्ल और फसल का क्या होगा, आने वाले पीढ़ी का क्या होगा। इसलिए आज नहीं तो सही कल की जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को बचाने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को हमें मजबूत करना चाहिए। सरकार के द्वारा एक और षड्यंत्र का मैं पर्दाफाश आपके बीच करना चाहता हूँ। क्या आप लोग में से कितने लोग द्रौपदी मुर्मू जी को जानते हैं? जरा हाथ खड़ा करिए। आप में से कितने लोग द्रौपदी मुर्मू जी को जानते हैं? सबको जानते हैं, जानना भी चाहिए, क्योंकि वो भारत की राष्ट्रपति। सम्मान करता हूँ उस पद का। लेकिन भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले हमारी ताई, हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की राज्यपाल थी। पता है आप लोगों को? वो झारखंड के राज्यपाल थे और झारखंड के आदिवासियों का जमीन सुरक्षित रखने के लिए वहां पर CNT-SPT एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है। क्योंकि झारखंड के अंदर ये दो कानून ऐसे कानून हैं जिनके रहते आदिवासी का जमीन हम लूट नहीं सकते, हड़प नहीं सकते। और झारखंड में एक नंबर की कोयला पाई जाती है, जिसको हम एंथ्रासाइट कहते हैं, जिसमें 80 से 90% तक कोयला पाया जाता है। तो CNT-SPT एक्ट का कानून रहते झारखंड के आदिवासी का जमीन लूटा नहीं जा सकता था। तो द्रौपदी मुर्मू जी को राज्यपाल बना दिया गया। और किसी भी राज्य में यदि आप वहां के कानून को बदलना चाहते हैं तो लास्ट में राज्यपाल का हस्ताक्षर होता है ना। किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होता है वो एक संवैधानिक पद होता है। और आप यदि किसी कानून में बदलाव करना चाहते हैं तो राज्यपाल के पास वो हस्ताक्षर के लिए जाता है। और उस वक्त झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी। झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 4000 विद्यालय को बंद करके, 4000 विद्यालय को, सरकारी विद्यालय को, जहां हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे, क्योंकि महंगी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए आदिवासी समाज के पास पैसा नहीं है। तो अभी हम मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं तो शिक्षा जरूरी है। और शिक्षा पाने के लिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था की गई है। तो ये रघुवर दास की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झारखंड के अंदर 4000 सरकारी स्कूल को बंद कर दिया। और उसके बदले में 1800 शराब की दुकानें खोल दी। क्यों? आदिवासी समाज यदि पढ़ेगा तो कल आंख में आंख मिला करके हिसाब मांगेगा। आदिवासी समाज यदि स्कूल में पढ़ेगा तो आंख से आंख मिला करके हिसाब मांगेगा। तो उसको पढ़ने मत दो। इसलिए 4000 स्कूल को बंद किया और 1800 शराब की दुकानें खोल दिया। क्यों? आदिवासी समाज शराब पिएगा तो सो जाएगा। अब आपको तय करना है कि अपने बाल बच्चे के हाथ में कलम कॉपी देना है या शराब की बोतलें देना है, ये हमारे लोगों को तय करना है। सरकार को षड्यंत्र रचाई नहीं। तो CNT-SPT एक्ट में जब बदलाव कर रहा था झारखंड की सरकार, तो द्रौपदी मुर्मू जी के पास सिग्नेचर के लिए फाइल गया और उन्होंने हस्ताक्षर कर दी। वो देख लिए शासक वर्ग, ब्राह्मण, ये हमारा अच्छा आदमी, ये हमारा अच्छा आदमी है, मैं जो कहता हूं वो कर देती है, तो क्यों ना उसको राष्ट्रपति बना दी जाए, तो क्यों ना उसको
राष्ट्रपति बना दी जाए। तो इसलिए आदिवासी समाज को पूरे देश में ठगने के लिए हमारा आदमी को राष्ट्रपति बनाया गया है। ये हमें सोचना है। जैसे कांग्रेस के लोगों ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। ये शासक जाति में जितनी भी पार्टियां हैं हमारी नहीं है, इस देश के पिछड़ों का नहीं है, आदिवासी का नहीं है, शेड्यूल कास्ट का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है, तो फिर है किसका? शासक वर्ग ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। तो कांग्रेस के लोग सिखों से वोट लेने के लिए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। मनमोहन सिंह को क्यों बनाया? क्योंकि इंदिरा गांधी को मारने वाले दो सिख लोग थे, सतवंत सिंह और बयन सिंह। जब उनके मंदिर में, अमृतसर के मंदिर में जब चमड़े की जूते पहन के घुस गए तो सिखों में आग बबूला हो गया। तो सतवंत सिंह और बयन सिंह ने जब गोली मार के इंदिरा गांधी की हत्या की तो उनसे वोट लेने के लिए सिख समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री बनाया कांग्रेस ने। पोजीशन दिया, पावर नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम जी को भाजपा के लोगों ने राष्ट्रपति बनाया ताकि मुसलमानों को क्या की जाए? बेवकूफ बनाया जाए। ठीक उसी प्रकार से वर्तमान में आदिवासी समाज के राष्ट्रपति है। आपको लगेगा, हमारे लोगों को लगता है कि अरे राष्ट्रपति तो अपना ही है, आपका नहीं है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जब जब इस तरह के कुर्सी जिस वर्ग को दिया जाता है उस वर्ग के साथ शासक वर्ग को धोखाधड़ी करना होता है। इसलिए आज आदिवासी का जंगल जमीन लूट रहा है, आदिवासी समाज सड़क पर है, उसके बाद भी हमारे राष्ट्रपति महोदय जी कुछ नहीं कर रही हैं। तो समझना है ये बात को। जब नया संसद भवन बनाया तो द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, आपको जानकारी है? उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। और हमारे समाज की महिला जब वहां पहुंची तो उनको दूध से धोया गया, दूध से नहलाया गया, उनको शुद्ध किया गया। मतलब आज भी हम इन शासक जाति के नजरों में कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है। तो ये बात हमें समझना है, इन शासक वर्ग के लोगों को समझना है। और जिस वर्ग के विरोध में आप लड़ाई लड़ना चाहते हो उस वर्ग को तो अच्छा से समझना ही होगा, उसकी ताकत को समझना होगा, उनकी कमजोरियों को समझना होगा, तभी आप उससे लड़ाई जीत पाएंगे। तो उनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो कमजोरी क्या है? कि उनकी आबादी पूरे देश में 3.5% है और आदिवासी समाज की आबादी पूरे देश में कितना है? लगभग 7.5% है। तो हम उससे 4% ज्यादा हैं। केवल आदिवासी की अगर बात करें तो वो 7.5% है, यानी कि ब्राह्मणों से हम 4% ज्यादा हैं। और शेड्यूल कास्ट की आबादी 15% है, ओबीसी की आबादी 52% है और 10% इस देश के धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं। पूरा जोड़ दीजिए, बहुत बड़ा समाज हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा समाज को ही क्या बोला जाता है? बहुजन समाज। इसको क्या बोला जाता है? मूल निवासी समाज। तो ये मूल निवासी समाज अगर मजबूत होगा तो उनकी हम ऐसी की तैसी धज्जियां उड़ा देंगे। अगर हमारा जंगल जमीन राजपाट पर अगर वो कब्जा मुक्त नहीं करेगा, अगर वो हमारा हक अधिकार नहीं देगा तो हम उनकी धज्जियां उड़ा देंगे, क्योंकि संख्या हमारी ज्यादा है। और उस जमाने में जब बम बारूद गोली तोप नहीं थे तो हमारा तीर कमान ही काफी था, उस वक्त हमारा तीर कमान ही काफी था। तो आज हमारा समाज जाग रहा है और जुड़ भी रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग परिवर्तन करेंगे, ऐसा आशा उम्मीद हम आप लोगों से रखते हैं। साथ ही साथ हम आपसे एक बार फिर से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद
का जो ये आंदोलन है, का ये जो संगठन है अपने आदिवासी समाज के लिए, इस समाज के लोगों से हमारा खास विनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस संगठन को, इस आंदोलन को मजबूत करें, जुड़ेंगे, हम ताकतवर होंगे और ताकतवर होंगे तो पूरे देश में हम परिवर्तन लाएंगे। तो मैं ज्यादा बात आपके बीच अब नहीं रखूंगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुना और जितने मध्यम और निम्न वर्ग के व्यापारी लोग भी हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को एक बार फिर से जय सेवा, जोहार, जय मूलनिवासी, जय भीम। धन्यवाद साथियों।